आज से कुछ साल पहले तक हर कोई व्यक्ति बोलता था कि हमारे कुछ वर्ल्ड लीडर, सेलिब्रिटीज और रिच ग्लोबल एलाइट्स चाइल्ड सेक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सैतानिक रिचुअल्स में भाग लेते हैं। वो एड्रीनोक्रोम ड्रग, ह्यूमन मीट और ब्लड को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी बातों को कॉन्स्पिरेसी कहकर दबा दिया जाता था, ये बोलकर कि ये सब बातें बकवास है और इन सब का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करने पर लोगों के अकाउंट को भी सेंसर और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। पर अब क्या हो गया? तो शुरू से शुरू करते हैं कि कौन है एप्स्टीन, कैसे वो इतना बड़ा बना और क्या है उसकी फाइल्स में। 20 जनवरी 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक जीविश इमिग्रेंट फैमिली बैकग्राउंड से आता है, जिसको लेकर बताया जाता है कि वो अपनी स्कूल लाइफ में एक टैलेंटेड स्टूडेंट था जो मैथमेटिक्स में अच्छा था। पर 1971 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ने के बाद भी वो वहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो पाया था, जिसके बाद वो फिर 1974 में बिना डिग्री के मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स का टीचर बन गया था। वो स्कूल जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बच्चे आया करते थे। देख रहे हो होने का फ़ायदा। तो डाल्टन स्कूल का टीचर एप्स्टीन उस समय बच्चों में बड़ा फेमस था, क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ घुल मिल कर रहता था। यहाँ तक कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ पार्टी में भी जाया करता था ड्रिंक करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी उसे बुलाया करते थे। तो कहानी ये है कि टीचिंग के दौरान एप्स्टीन ने पेरेंट टीचर मीटिंग में एक स्टूडेंट के अमीर पापा को अपने तेज चमकदार दिमाग से इम्प्रेस कर दिया था और उन्होंने एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट फिर्म बियर स्टर्न्स में काम करने का ऑफर दे दिया था। जिसके बाद 1975 में डाल्टन स्कूल वालों ने एप्स्टीन को टीचिंग स्किल में कमी के कारण वहाँ से बाहर निकाल दिया था और एप्स्टीन बियर स्टर्न्स में काम करने के लिए चला गया था, जहाँ वो जल्दी ही अच्छी टॉप पोजीशन पर पहुँच गया था। पर उसके एक्शन और बिहेवियर की वजह से वो वहाँ फिर से हाईलाइट होने लग गया था और कंपनी ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके नकली रिज्यूम के आधार पर उसे वहाँ से भी सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद एप्स्टीन 1980s में फिर अल्ट्रा वेल्थी लोगों के लिए बाउंटी हंटर का काम करने लग गया था, यानी वो अमीर लोगों का पैसा रिकॉर्ड करने वाला एक एजेंट बन गया था, जहाँ उसे इतना प्रॉफिट हुआ कि वो 1984 तक मिलियनर बन चुका था। और जिस बियर स्टर्न कंपनी में वो ब्रोकर का काम कर रहा था, अब वो उसके भी काम लेने लग गया था। अल्ट्रा रिच और फेमस लोगों के सर्कल में रहते हुए फिर एप्स्टीन ने 1988 में खुद की एक कंसल्टिंग फिर्म बना दी थी, जो सिर्फ बिलियनर्स को मनी मैनेजमेंट की सर्विस दिया करती थी। और अपने इस बिजनेस को टैक्स से बचाने के लिए उसने इसे 1990s में फिर सेंट थॉमस आइसलैंड पर शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पर उसने आसपास के लिटिल सेंट जेम्स और ग्रेट जेम्स नाम के छोटे आइसलैंड भी खरीद लिए थे। साथ ही उसने मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट मेंशन और अलग अलग जगह पर ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी हुई थी, जिन पर वो हिडन कैमरा लगाकर लोगों पर नज़र रखता था। तो इस टाइम तक एप्स्टीन दुनिया के अमीर और पावरफुल लोगों के साथ काम कर उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बना चुका था। यहाँ तक कि वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली और यूएस प्रेसिडेंट के साथ भी कांटेक्ट में था, जो एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस प्लेन में कई बार ट्रेवल भी कर चुके थे। वही लोलिता एक्सप्रेस जिस पर एप्स्टीन अंडर एज टीनेज लड़कियों के साथ सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, वर्ल्ड के अमीर लोगों, सेलिब्रिटीज़ को अपने प्राइवेट आइसलैंड पर ले जाता था और उन्हें बच्चे और ड्रग्स सप्लाई करता था गिस्लिन मैक्सवेल के द्वारा, जो अलग अलग तरीकों से और लालच से बच्चों को रिक्रूट करती थी और उन्हें क्लाइंट तक पहुंचाती थी। वैसे एप्स्टीन ने अपने प्लेन का नाम लोलिता ऐसे ही नहीं रखा, बल्कि ये नाम भी उसने व्लादिमीर नबोको की एक नोवेल लोलिता से लिया है, जो कि एक पेडोफाइल पर आधारित है जो अपनी ही लड़की को अब्यूज़ करता था, जिससे आप एक सिंबोलिज्म की तरह भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक एप्स्टीन का ये सारा गेम वैसे तो सही चल रहा था, पर 2005 में वो एक 14 साल की लड़की को अपने पाम बीच हाउस में मोलेस्ट करने की वजह से फंस गया था। वो लड़की जिसे पैसों का लालच देकर बड़े लोगों की मसाज करने के बहाने से रिक्रूट किया गया था, पर इसके बारे में उस लड़की की मदर को बाद में पता लग गया था और उन्होंने पाम बीच पुलिस में एप्स्टीन को लेकर कंप्लेंट कर दी थी। जिसके बाद खबर फैलने पर दूसरे विक्टिम भी सामने आने लग गए थे और पब्लिक प्रेशर में ये केस फिर FBI तक शिफ्ट कर दिया गया था। पर इतना सब होने के बाद भी 2008 में एप्स्टीन दलील रखकर फेडरल क्राइम में चार्ज होने से बच गया था और वो सिर्फ माइनर प्रोस्टिट्यूशन के वायलेशन में ही दोषी पाया गया था, जिसमें उसे सिर्फ 13 महीनों की काउंटी जेल में सज़ा मिली थी, जिसमें भी उसे सप्ताह के 6 दिन पाम बीच पर अपने ऑफिस में काम करने का अलाउंस दे दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्रवाई हुई थी वो सब दिखावटी थी, क्योंकि उस वक्त यूएस अटॉर्नी एलेक्जेंडर अकोस्टा ने नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट से एप्स्टीन की हेल्प की हुई थी। वो एग्रीमेंट जिससे एप्स्टीन पर कोई बड़ा आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, जिसको लेकर अकोस्टा का बाद में कहना था कि ये सब उसने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के कहने पर किया था, जो एप्स्टीन को पीछे हटाकर उसकी सज़ा को कम करवाना चाहते थे। तो देख रहे हो पावरफुल लोगों को क्लाइंट बनाने का फ़ायदा। तो ये सब होने के बाद एप्स्टीन का ये बिजनेस यहीं नहीं रुका था और वो अलग अलग आरोपों से बाद में भी घिरता रहा था। पर फिर 2018 में मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एप्स्टीन के लगभग 80 विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को एक रिपोर्ट के साथ लोगों के सामने पेश कर दिया था और एप्स्टीन के खिलाफ एक बड़ा पब्लिक प्रेशर बना दिया था,
जिसके बाद 2019 में एप्स्टीन को फिर से जुलाई में अरेस्ट कर लिया गया और बिना बेल के उसे मैनहट्टन जेल में डाल दिया गया, जहां वो सिर्फ एक सप्ताह के अंदर ही जेल में लटक कर सुसाइड कर लिया। Billionaire financier Jeffrey Epstein has been arrested. A wealthy money manager whose friends have included presidents and a prince is behind bars in Manhattan tonight. Jeffrey Epstein is dead. Died by suicide overnight in a Manhattan jail cell. अब उसकी सुसाइड को लेकर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में बताई गई है वो बहुत फिल्मी है। जैसे कि एप्स्टीन जब सुसाइड किया था तब वो जेल में बिल्कुल अकेला था। उसकी जेल के बाकी कैदियों को उस दिन वहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ तक कि जेल को देखने वाला गार्ड भी वहाँ घंटों तक राउंड पर नहीं गया था और कोइंसिडेंटली उसी दिन उसकी जेल का कैमरा भी खराब हो गया था। तो क्या हुआ होगा क्या नहीं, आप खुद समझदार हो। क्या वो मरा था या मारा गया था या उसे जिंदा रख कर किसी क्लोन से रिप्लेस कर दिया गया था, ये चीज़ें टाइम ही बताएगी। बाकी अब आते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर, यानी उन डॉक्यूमेंट पर जो उसकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कंट्रीज़ के पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, न्यूज़ एंकर और उन अमीर लोगों के नाम है जो एप्स्टीन के साथ कांटेक्ट में थे, जो उसके साथ लोलिता एक्सप्रेस प्लेन में उसके प्राइवेट आइसलैंड और प्रॉपर्टीज़ में जाया करते थे, टीनेज सेक्स पार्टीज़, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग रिचुअल जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ करते थे, जिनसे वो मनी, पॉलिटिकल डील और दूसरे फेवर लिया करते थे। और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारियाँ हैं जो आपका दुनिया को लेकर नज़रिया बदल सकती है और आपका पूरा सिस्टम हिला सकती है, जिसे उन्होंने बहुत फिल्टर कर चीज़ों को छुपा कर रिलीज़ किया हुआ है। फिर भी आप इसमें ऐसी कई सारी जानकारियों को देख सकते हैं जिसमें वो सेक्स ट्रैफिकिंग और अंडर एज बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन्हें वो मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी और अलग अलग स्कीम से लालच देकर रिक्रूट करते थे, उन्हें सेक्स पार्टीज और ऑर्गीज में लोगों को सप्लाई करते थे, उन्हें फ्लैट से प्राइवेट आइसलैंड और अंडरग्राउंड टनल में ले जाकर उन्हें साइकोलॉजिकली और फिजिकली अब्यूज़ किया करते थे। यहाँ तक कि उन माइनर विक्टिम का इस्तेमाल रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस और बलि देने में भी किया जाता था, जिसमें बच्चों को टॉर्चर करना, उनके ब्लड से एड्रेनोक्रोम ड्रग हार्वेस्ट करना और उनके बॉडी ऑर्गन्स को खाना भी शामिल है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी नेशनल, पॉलिटिकल और दूसरी अननेसेसरी चीज़ें भी है जिन्हें कनेक्ट करने में लोगों को टाइम लगने वाला है, जिसके डाटा को हम अगली दूसरी वीडियो में भी कंटिन्यू कर लेंगे। और आप सोच रहे हो कि एप्स्टीन इन सब के पीछे का मेन मास्टरमाइंड है और वही इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में एप्स्टीन बस इंटेलिजेंस एजेंसीज का सिर्फ एक फ्रंटमैन है, एक प्यादा है, और इसके जैसे प्यादे दुनिया में और भी है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, सेक्स और सेक्रीफाइस की चेन को सुपर रिच और पॉलिटिकल लोगों में मैनेज करते हैं। और ये सब चीज़ें सिर्फ एप्स्टीन से शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये सब इससे पहले भी हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारे सिविलाइजेशन का इतिहास भी बच्चों की बलि और ह्यूमन सेक्रीफाइस रिचुअल से जुड़ा हुआ है, जिससे वो काल्पनिक कहानी बताकर आपसे रियलिटी छुपाते आए हैं। वो रियलिटी जो अंडरग्राउंड लेवल से मैनेज हो रही है, जिसमें ह्यूमन मीट और एनर्जी कंज्यूम करने वाले नेगेटिव एलियन बींग्स भी शामिल है, जो पृथ्वी के इंसानों को फियर, हेड और सर्वाइवल में रोककर लोअर डायमेंशंस में रखना चाहते हैं। बाकी मेरी नज़र में एप्स्टीन फाइल का डाटा रेत पर बने एक घर की तरह है, जिसका कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, जिसमें आप कुछ हद तक चीज़ों को जान सकते हो, उन्हें एक्सपोज कर सकते हो, पर इन अधूरी और लिमिटेड जानकारियों के आधार पर आप उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, क्योंकि डाटा बहुत लिमिटेड तरीके से फिल्टर कर सामने रखा गया है, जिसे काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना AI जीनी भी चिराग से पहले ही बाहर निकाल दिया है, जो नकली डाटा बनाकर ऑथेंटिक और रियल डाटा को कमज़ोर करने में भी यूज़ हो रहा है। और आप सोच रहे हो कि इस दुनिया को कंट्रोल करने वाले पावरफुल लोग अपने क्राइम्स को ऐसे ही उजागर कर देंगे, तो वो इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है। प्रॉब्लम, रिएक्शन और सॉल्यूशन की चेन उनके प्लान का हमेशा से हिस्सा रही है, और आपके सामने ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं लाई जा रही है। यह भी उनके एक प्लान का हिस्सा है, जहां वो ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम को और उसमें ऑपरेट होने वाली कठपुतलियों को एक्सपोज कर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड AI सर्विलेंस सिस्टम की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने वर्ल्ड वॉर, फाइनेंशियल कोलैप्स, पैंडेमिक और एलियन कार्ड का यूज़ करके। तो ओवरऑल जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप एक पॉजिटिव टाइमलाइन की तरफ ही जा रहे हो। बस आपको बाहरी दुनिया की इस डार्क रियलिटी को जानकर, समझकर अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। वो चाहते हैं कि आप फियर, हेट और सफरिंग की लो एनर्जी में फंसे और इस लो डायमेंशन रियलिटी को मैनिफेस्ट करते रहे। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको जागरूक बनकर उनके काउंटर नैरेटिव्स को और एजेंडा को समझना है और खुद के इंटरनल मेंटल इन्वायरमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखकर खुद को एक अच्छी टाइमलाइन में मूव करना है।